हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन 2.0। दोस्तों आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है उसका पार्ट नंबर 9 कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन लिया जा रहा है और हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो और कोई क्वेश्चन रटने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों अगर किसी प्रश्न का आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए कि वॉक्साइड सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, किस राज्य में प्राप्त होता है, तो वॉक्साइड जो होता है ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। कहाँ पे होता है? उड़ीसा में प्राप्ति होता है और उड़ीसा और एक झारखंड में होता है। दोस्तों वॉक्साइड जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। या फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सीसा जो है ये कहाँ पे होता है, या फिर जस्ता। तो सीसा प्लस जस्ता जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्राप्ति राजस्थान में होता है। ठीक है, राजस्थान में। तो जिप्सम, सीसा, जस्ता ये सब कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। वॉक्साइड कहाँ पे होता है? उड़ीसा और झारखंड दोनों जगह पे होता है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है वो सोना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में बॉक्साइट, मैंगनीज, टाइटेनियम और कोयला भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों कोयला जो है वो गोंडवाना प्रणाली की चट्टानों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो गोंडवाना प्रणाली की चट्टानों से प्राप्त होता है। दोस्तों जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन करते चलिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.75 मीटर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है और इसमें कहीं की कोई भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। सीधे आपको ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। जैसे ये मान के चलिए दर्पण है और ये है वस्तु, तो वस्तु की लंबाई की, ध्यान रखिएगा, वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, तभी जाकर वस्तु जो है ये पूरा वस्तु दिखाई दे सकता है इस दर्पण में। इस दर्पण में तो समतल दर्पण में, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात यहाँ पे है, 1.5 मीटर है तो इसका आधा करेंगे तो 0.75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य जो होता है वो विद्युत परिपथ की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ का गलनांक बहुत ही कम होता है। ठीक है, अच्छे फ्यूज तार टीन का बना होता है। अच्छे फ्यूज तार जो होता है वो टीन का बना होता है, परंतु सस्ता फ्यूज तार तांबे एवं टीन के मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, धवन सोडा क्या है। धवन सोडा क्या है? तो धवन सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धवन सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट है। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है तो Na2CO3 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला पूछा जाए तो Na2CO3 10H2O होता है। या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का आपने नाम सुना होगा, तो बेकिंग सोडा किसको बोला जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है बेकिंग सोडा। और इसका फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है जिसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है। एंटीपायरेटिक्स दवाएं जो है वो प्रयोग की जाती है तो शरीर के ताप को घटाने में प्रयोग की जाती है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे में शरीर दर्द हो गया, बुखार उतारने में प्रयोग किया जाता है एंटीपायरेटिक्स का। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण एंटीपायरेटिक हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे एस्पिरिन, एस्पिरिन का आपने नाम सुना होगा। क्रोसिन, इसका भी नाम सुना ही होगा। फिनेसिटीन, इसका भी नाम सुना ही होगा, फिनेसिटीन, ठीक है। पायरोमिडीन, 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 ये सब जो है ये एंटीपायरेटिक्स हैं। ये किस चीज़ में यूज किया जाता है? तो शरीर दर्द, बुखार उतारने या फिर शरीर के ताप जितने भी हैं उसको घटाने में ये एंटीपायरेटिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है? तो दूध का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूध से क्रीम को अलग किया जाता है और दूध से क्रीम को जो अलग किया जाता है उसके बाद फिर क्या होता है, उसका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्री कैम्ब्रियन में, प्री कैम्ब्रियन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। ग्लाइकोजन का संचय होता है, ग्लाइकोजन का संचय होता है तो यकृत एवं पेशियों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यकृत एवं पेशियों में ग्लाइकोजन का संचय होता है। यकृत जो है वो अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके अपने अंदर संचित कर लेता है, ठीक है। यकृत हीपेरिन का स्रावन करता है। किसका स्रावन करता है? तो हीपेरिन का स्रावन करता है कौन? यकृत, ठीक है। तथा यह कई महत्वपूर्ण रुधिर प्रोटीन्स जैसे में थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया इत्यादि, ये सब जो है ये रुधिर प्रोटीन है, ठीक है ना। थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन जो है ये रुधिर प्रोटीन है और ये यकृत जो है हीपेरिन का स्रावन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह जो है विटामिन ए का संश्लेषण तथा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी का संचय करता है, ठीक है, और विटामिन ए का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन। ये एयर नहीं होगा, यहाँ पे एयर नहीं होगा, ठीक है, गलती से टाइप हो गया है, जिब्रेलिन होगा, जिब्रेलिन होगा। जिब्रेलिन जो है इसको पादप हार्मोन बोला जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिब्रेलिन जो है ये पादप हार्मोन है, ठीक है। जिब्रेलिन की खोज 1926 में, जिब्रेलिन की खोज 1926 में कुरोसावा, कौन किया था? कुरोसावा ने किया था। सभी जिब्रेलिन दुर्बल अम्ल होते हैं, सभी जिब्रेलिन जो है वो दुर्बल अम्ल होते हैं। यह तने के शीर्ष नई पत्तियों व बीजों में बनते हैं, ठीक है। जिब्रेलिन जो है ये तने के शीर्ष नई पत्तियों व बीजों में बनते हैं। यह मुख्य रूप से पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? तो पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। हाइड्रा संघ जो है सिलिंट्रेटा, ध्यान रख लीजिएगा, सिलिंट्रेटा, हाइड्रा संघ सिलिंट्रेटा का जंतु है। यह संघ को नाइडेरिया भी कहते हैं। यह संघ को क्या कहते हैं? नाइडेरिया भी कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिका से बनता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिप कहलाता है। चिप का आप नाम सुने होंगे, जिसको अपने भाषा में मेमोरी जो बोलते हैं, जो मोबाइल फ़ोन में लगता है। तो वही बात यहाँ पे, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका से बनता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वो क्या कहलाता है? तो चिप कहलाता है। सिलिकॉन चिप्स जो है, सिलिकॉन चिप्स गैलियम आर्सेनिक के बने होते हैं। क्या चीज़ के बने होते हैं? तो गैलियम आर्सेनिक के बने होते हैं, आर्सेनिक के बने होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बीट में मापते हैं। क्या चीज़ में मापते हैं? तो बीट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त में टी कोशिकाएं। एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो रक्त में टी कोशिकाएं की वृद्धि को प्रभावित करता है, यानी इफेक्ट डालता है।
दोस्तों बात करते हैं एड्स के बारे में, तो एड्स के कारण शरीर में संक्रमण एवं रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। यह HIV-3 से उत्पन्न होता है। अब HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी DIFICIENCY डिफिशियंसी वायरस 3 से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। हाइड्रोलिक व्यवस्था का प्रयोग यांत्रिक बल या नियंत्रण के लिए किया जाता है। क्या चीज़ के लिए किया जाता है, तो यांत्रिक बल या नियंत्रण के लिए किया जाता है, जिसमें पाइप या चैनल के द्वारा द्रवों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घनत्व यानी डेंसिटी जो है वो वस्तु की मात्रा यानी वस्तु की क्वांटिटी बदलने पर उसका डेंसिटी जो है वो अपरिवर्तित ही रहेगा। इसमें डेंसिटी में यानी घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब, जब वस्तु की मात्रा को बदलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 273 केल्विन। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मरकरी। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या क्या आता है और कुछ आता है उसको देख लेते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जैसे जस्ता हो गया, बिस्मथ हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, नमक हो गया, जल हो गया, ये सब जो है ये क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आते हैं। मरकरी भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो अनुचुंबकीय में कौन कौन सा आता है, तो एल्यूमिनियम आता है, प्लेटिनम आता है, क्रोमियम आता है, सोडियम आता है, ऑक्सीजन आता है। ये सब जो है ये सब किस में आता है, तो ये सब आता है अनुचुंबकीय पदार्थ में। ठीक है, अब बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो लौह चुंबकीय पदार्थ में लोहा आता है। क्या आता है, लोहा आता है, निकिल आता है, कोबाल्ट आता है और इस्पात आता है। ये सब जो है ये किस में आता है, लौह चुंबकीय पदार्थ में आता है। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, रेशम का कीड़ा बोले तो ये सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिम्भक यानी लार्वा। रेशम का कीड़ा जो है यानी सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो डिम्भक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ससंजन कहलाता है यानी कोहेंसन कहलाता है। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल जो है ससंजन यानी कोहेंसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं। 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चर्वणक कहने का मतलब मोलर दांत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, जीवाणु जो दलहनी पौधे की जड़ में निवास करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा राइजोबियम। जीवाणु जो दलहनी पौधे की जड़ में निवास करते हैं राइजोबियम कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, किस जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है वो क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रतिजैविक को इंग्लिश में एंटीबायोटिक बोला जाता है। ठीक है ना, तो किस जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की
वृद्धि को रोकता है वो क्या कहलाता है, तो प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है पर्णहरित। पर्णहरित बोले तो क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हरित लवक के ग्रेना में पाया जाता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो हरित लवक के ग्रेना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है लाइनक्स क्या है। लाइनक्स जो है वो क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। जो क्वेश्चन आपके लिए है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। ऑप्शन ए में है काला, ऑप्शन बी में है लाल, ऑप्शन सी में है बैंगनी और ऑप्शन डी में है नारंगी। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स बोला गया है इसका मतलब ब्लैक का मतलब काला ही हो जाएगा। वो आपको जो पता होगा वही दीजिएगा। यहाँ ब्लैक कहने का मतलब आपका आंसर, आप अपना आंसर नहीं बदलिएगा, ठीक है ना। तो आप जो होगा आंसर काला होगा तो काला ही दीजिएगा, जो होगा वही दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।